जयपुर से खबर है, जहां सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गंभीर कार्रवाई की गई है। तालाबी भूमि को बंजर बारानी दिखाने की अनियमितता पर 3 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। पालड़ी परसा गांव में तालाबी भूमि का गलत किस्म परिवर्तन सरकार ने गंभीर मामला इसको माना। तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को राजस्व मंडल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटवारी नयन सिंह वर्मा और तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर को भी निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा का निर्देश, लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर शिकायत पर त्वरित संज्ञान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं। दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। तो जयपुर से खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। तालाबी भूमि को बारानी भूमि दिखाने पर तहसीलदार सहित 3 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। नोएडा के यमुना भवन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान की ओर से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भाग लिया। बैठक में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से यमुना जल परिवर्तन परियोजना को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हुआ है। रावत ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर तक जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और शेखावाटी अंचल, सीकर, चूरू, झुंझुनू की जल सुरक्षा के लिए यह परियोजना बेहद जरूरी है। हरियाणा राजस्थान की संयुक्त टास्क फोर्स DPR को अंतिम रूप दे रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के जल शक्ति मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भाग लिया। शेखावाटी अंचल तक यमुना का जल अब पहुंचेगा, CR पाटिल ने कहा। तो मंत्री रावत ने केंद्र और हरियाणा सरकार को धन्यवाद भी दिया है। तो संयुक्त टास्क फोर्स DPR को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। जालौर जिले के बागोड़ा थाना पुलिस ने देवदा के सुनसान मकान में 4 नवंबर की रात हुई 70 से 80 लाख रुपए की नकबजनी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को यहां पर गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना भरत कुमार पुरोहित और मदन सिंह पुरोहित को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी अर्जुन सिंह किया सिंह राजपूत अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने 450 से अधिक CCTV फुटेज, साइबर जांच और 2000 किलोमीटर तक पीछा छापा कर आरोपियों को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरोह की करतूतों में बंद पड़े मकानों की रेकी करना, रात में ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने चोरी शामिल करना और आरोपियों ने चोरी की गई वस्तुओं को अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की योजना भी बनाई थी। पुलिस अब चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी और फरार आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। तो जालौर के बागोड़ा से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 नवंबर को 70 से 80 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने यहां खुलासा किया है। जयपुर से खबर है, जहां ADCP नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के निर्देश पर 25,000 रुपए का इनामी आरोपी काबू पा गया है। माणकचौक थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी रामप्रसाद डे को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा नंबर 62/09 धारा 420, 406 IPC में पिछले 16 साल से फरार था। आरोपी ने कोलकाता, परगना, सूरत और वीरभूमि में फरारी काटी है। डायमंड व्यवसाय बनकर फर्म से करीब 85 लाख रुपए के हीरे लेकर ये फरार हुआ था। कार्रवाई माणकचौक थानाधिकारी राकेश ख्वालिया द्वारा की गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कोलकाता, परगना, सूरत में रेकी काटी थी। डायमंड व्यवसाय बनकर फर्म से करीब 85 लाख रुपए के हीरे लेकर यह आरोपी जो है वो फरार हो गया था। कार्रवाई माणकचौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया द्वारा संपन्न की गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां माणकचौक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ADCP नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के निर्देश पर 25,000 रुपए का इनामी गिरफ्तार किया गया है।
पूर्वी राजस्थान के जल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के नेतृत्व में 84,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राम सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में इसरदा पांचना जगर लिंकिंग को मंजूरी दे दी गई है। करीब 2500 करोड़ के इस परियोजना का संवेदक से एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। हिंडौन सिटी में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेता अशोक पाठक ने बताया कि इस योजना से हिंडौन, करौली और भरतपुर जिले को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। इसरदा बांध से पानी पांचना होते हुए गंभीर नदी और फिर जगर बांध तक पहुंचाया जाएगा, जिससे साल भर जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पाठक ने कांग्रेस पर परियोजना रोकने का आरोप लगाते हुए जनता से अफवाहों में न आने और इस महायोजना का समर्थन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो 17 जिलों के लिए 84,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की थी, उसी में आगे चल करके हमारे हिंडौन क्षेत्र के लिए, करौली जिले के लिए ईसरदा बांध से और बंद बारेठा तक 195 किलोमीटर का जो बड़ी नहर जाएगी, जिससे उसी से लिंक करके गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाएगा। 12 महीने गंभीर नदी में पानी रहेगा, पांचना बांध में पानी छोड़ा जाएगा और जगर बांध में पानी छोड़ा जाएगा। इस योजना को 2500 करोड़ रुपए की योजना का कल एग्रीमेंट हो चुका है और दिलीप बिल्डकॉन नाम की कंपनी के साथ सरकार का समझौता करार हो चुका है। मैं इस संबंध में ये बताना चाहता हूं कि पूरा क्षेत्र का किसान जो दुखी था, पानी की समस्या से जूझ रहा था, हमारे 84 क्षेत्र में, 84 क्षेत्र में कई जल आंदोलन हुए कि जगर में पानी पांचना का और पांचना में पानी जगर का आंदोलन हुए थे। अब वह योजना हमारी स्वीकृत हो गई है, बड़े स्तर पर स्वीकृत हुई है। माननीय डूंगरपुर जिले के बिछुआड़ा थाना क्षेत्र में आमझरा नेशनल हाईवे पर मिले 20 वर्षीय युवक संजय डोडा की संदिग्ध मौत अब हत्या के शक में बदलती दिख रही है। गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संजय 25 नवंबर की शाम मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तलाशी के दौरान उसकी बाइक हाईवे किनारे खड़ी मिली और पास की झाड़ियों में खून से सना शव मिला। सिर पर धारदार हथियार के वार पाए गए। परिजनों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया है। पुलिस को शुरुआती जांच में एक लड़की से जुड़े लव एंगल के इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर जांच को और तेज कर दिया गया है। मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रही है। जी डोडा निवासी बौखला की आमजरा पुल के पास में लाश मिली थी, जिसकी लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल डूंगरपुर रखवाया गया है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और संदिग्ध मुलजिमानों से अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम अनुसंधान कार्रवाई की जाएगी। पिता जी झुंझुनू शहर के अणगासर रोड स्थित रूपाड़ा धाम ट्रेडिंग कंपनी के बाहर खड़ा ट्रैक्टर बुधवार रात चोरी हो गया। मालिक रघुवीर सिंह निवासी बड़ा गांव ने सुबह ट्रैक्टर गायब मिलने पर तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक ट्रैक्टर को स्टार्ट कर वहां से ले जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। रघुवीर सिंह ने बयान में बताया कि ट्रैक्टर कई दिनों से रूपाणा धाम में काम पर लगा हुआ था और उनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है। उन्होंने आशंका जताई कि किसी संगठित गिरोह या स्थानीय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की पहचान में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां एक ट्रैक्टर चोरी हो गया। ट्रैक्टर मालिक ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात युवक जो है वो ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की पहचान में जुट गई है और पूरे मामले की लगातार जांच की जा रही है। तो बाली उपखंड क्षेत्र के बैडल गांव में सुबह झाड़ू लगा रही 50 वर्षीय सुगना देवी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। उनके पैर और जांघ पर गंभीर घाव आए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता वागाराम देवासी उन्हें बाली जिला अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। गांव निवासी सरपंच भैरूलाल सिसोदिया ने बताया कि गांव में करीब
20 बंदरों का झुंड आतंकी हमला करता है और इससे पहले भी 2 अन्य लोग हमले का शिकार हो चुके हैं। घटना की जानकारी उपखंड अधिकारी और वन विभाग को दे दी गई है और बंदरों को पकड़कर समस्या का समाधान करने की यहाँ लगातार मांग की जा रही है। तो बाली से खबर है, जहां एक गांव में बंदरों के झुंड ने 50 वर्षीय सुगना देवी पर हमला कर दिया और हमले में उनको पैर और जांघ पर गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। छोटी सादड़ी क्षेत्र में रबी सीजन की बुआई के बीच यूरिया खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकारी सहकारी समितियों ने स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि किसान सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहने को यहां पर मजबूर है, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। उधर किसानों ने निजी डीलरों के पास रोजाना ट्रक आने का दावा करते हुए कालाबाजारी का आरोप भी लगाया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण गांधी चौराहे से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और एसडीओ, कलेक्टर और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भी ग्रामीणों ने सौंपा है। किसानों ने 3 दिनों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग यहां पर रखी है। चेतावनी भी दी गई है कि समय पर सप्लाई नहीं मिलने पर आरएलपी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मुद्दे पर एआईपी, आरएलपी और सरपंच संघ भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। तो छोटी सादड़ी से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले के कंडोला पाड़ा गांव में पंचायत पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवसृजित ग्राम पंचायत सालिया में किए गए अपने गांव के विलय का कड़ा विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि पाड़ी कला पंचायत उनके घरों से सिर्फ 500 मीटर दूर है, जबकि सालिया लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहुंचने के लिए बड़े नाले और नदी को पार करना पड़ता है, जिससे खतरा भी बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पाड़ी कला के माध्यम से उन्हें वर्षों से सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल रही है, जबकि सालिया में अस्पताल, पशु चिकित्सालय और आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक स्वार्थ में गाइडलाइन की अनदेखी की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जाँच और कंडोलापाड़ा को पाड़ी कला गाँव पंचायत में ही रखने की मांग की है। कला में डाले वो पूर्व 10 साल हो गए और हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं पाड़ी कला में। अब इन बच्चों को हम कहाँ ले जाके वापस हमको डाला। अभी लिस्ट आई 4 दिन पहले, तो हमको वापस सालिया में डाला, तो हम सालिया में जाना नहीं चाहते। मेन बात हमारा रिकॉर्ड हमने यहाँ बड़ी मुश्किल से अब क्लियर किया है। अब वापस हमको 5 साल तक ये पब्लिक, आम पब्लिक कहाँ भटकेगी। तो इनको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। कागज़ के लिए ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो 200 रुपये ले लेंगे और जाओ, हो गया। फिर ये कागज़ काम नहीं आए करके ये वापस भटकेंगे। पहले हम सिरोही से बड़ी खबर है, जहां माउंट आबू में शाम ढलते ही भालुओं की मूवमेंट फिर से शुरू हो गई है। यहां पर खतरा बढ़ गया है। आज शाम 7:30 बजे शहर के पेट्रोल पंप के पास 2 भालू नजर आए हैं। विचरण करते हुए ये भालू यहां पर नजर आए हैं। मुख्य सड़क पर शहर के बीचों बीच भालू की मौजूदगी देखी गई है। गंभीर सुरक्षा के संकेत भी यहां पर है। कभी भी इंसान पर ये भालू जो है वो हमला कर सकते हैं। दहशत का माहौल है। शहरवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल यहां खड़े हो गए हैं। आखिर भालुओं के बेखौफ आवाजाही पर कौन लगाम लगाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य के जिम्मेदार बने मूक दर्शक। लापरवाही पर लोगों का आक्रोश। आमजन की जान खतरे में। विभाग फिर भी कुंभकर्णीय नींद में है। उपखंड प्रशासन कब जागेगा और वन्य जीव विभाग को कब सक्रिय होगा? तो क्या आमजन की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है? तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां 2 भालुओं का मूवमेंट देखा गया। तो आबू रोड की सड़कों पर 2 भालू टहलते नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आबू रोड में जो 2 भालू है वो टहलते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? ये भालू कहाँ से आए हैं और अभी क्या इनका मूवमेंट बना हुआ है? साक्षी, एक चीज तो इसमें मैं
सुधार करना चाहूंगा कि आबू रोड नहीं, माउंट आबू शहर है जो अपने हिल स्टेशन है, जी। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की सड़कों पे ये भालुओं का मूवमेंट देखा गया है। और आए दिन भालुओं का मूवमेंट जो है वो इस प्रकार से माउंट आबू की सड़कों पे देखा जाता है। और आज शाम 7:30 बजे की ये तस्वीरें जो आप अभी टीवी पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भालू किस प्रकार से जो है सड़क, शहर के बीचों बीच सड़क पर, जो जहाँ पे यातायात का भारी दबाव रहता है, लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, पर्यटक भी वहाँ पे खूब होते हैं। और ये जो पेट्रोल पंप का इलाका है, ये शहर के बीचों बीच हृदय स्थल कहा जाता है इसको। और वहाँ पे इस प्रकार से दो भालुओं का मूवमेंट जो है वो शाम को 7:30 बजे देखा जाना बेहद खतरनाक है, चिंताजनक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य के जो जिम्मेदार लोग हैं, टीएफओ है, वहाँ पे बैठते हैं, वन विभाग के कर्मचारी बैठते हैं, वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है उनको। वो शहर के अंदर जो लोग हैं वो भगवान भरोसे वहाँ पे जिंदा है। लेकिन वन विभाग की तरफ से इन भालुओं को रोकने की जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई किसी भी प्रकार से देखी नहीं जा रही है। और पूरा उपखंड प्रशासन है वो भी इसमें पूरा लापरवाह बना हुआ है। वो भी वन्य जीव अधिकारियों को जो है निर्देश देने की जगह चुपचाप इस प्रकार की मूवमेंट जो है वो भालुओं की देख कर चुप हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। मंडावा के आयुष चिकित्सालय में 15 दिसंबर से झुंझुनू जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय आयुर्वेद शिविर की तैयारियों को लेकर आज एक प्री कैंप लगाया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता चौधरी ने बताया कि इस विशेष शिविर में अर्श, भंगदर, पाइल्स और अन्य गुदा विकारों का पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार किया जाएगा। डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर इंदू ने बताया कि प्री कैंप के दौरान रोगियों की पहचान कर साक्ष्य सूत्र उपचार के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। डॉक्टर पूनम ने क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क आयुर्वेदिक सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। तो झुंझुनू में निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा। उससे पहले प्री कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्री कैंप लगाया गया है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में यूरिया खाद की गंभीर कमी के कारण किसानों की परेशानी लगातार यहां बढ़ती जा रही है। खेतों में सिंचाई का समय होने के खाद की मांग अब तेज हो गई है, लेकिन समितियों और दुकानों पर घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। सरकारी सप्लाई बाधित होने से किसान निजी दुकानों पर निर्भर हो गए हैं, जहां मनमानी दरों और अतिरिक्त सामग्री थोपकर बिक्री जैसी शिकायतें आम हो गई है। किसानों ने कृषि विभाग पर समय पर सप्लाई न करने और उचित मॉनिटरिंग न करने का भी आरोप लगाया है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि स्थिति में शीघ्र सुधार न होने पर वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक पर गांव सकानी लौट रहे 19 वर्षीय योगेश पंचाल को सामने से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अहमदाबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक योगेश ई मित्र कियोस्क संचालित करता था और घर का इकलौता सहारा था। इससे पहले बड़े भाई की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। परिजनों की रिपोर्ट पर दोवड़ा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बिजोलिया थाना क्षेत्र के बेरीसाल स्थित भोलेनाथ स्टोन फैक्ट्री में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नई मशीन पर ब्लॉक कटर लगाते समय अचानक लोडर की चैन फिसल गई और भारी ब्लेड नीचे आ गई। ब्लेड सीधे 20 वर्षीय अभिषेक यादव के सिर पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अभिषेक स्टोन फैक्ट्री की मशीन पर ब्लेड चढ़ाने का काम करता था और तभी ये दुर्घटना भी हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मृतक का शव उपजिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। यह हादसा शिवराज सोहेल के स्टोन फैक्ट्री में हुआ बताया जा रहा है और पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
जयपुर से खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 का काम पूरे प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान में BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का संग्रह, सत्यापन और डिजिटलीकरण कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नई सर्च बाय एक्टर डिटेल्स सुविधा शुरू होने के बाद मतदाता मैपिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 70 से बढ़कर 78% तक पहुंच चुकी है। प्रदेश के कुल 5 करोड़ 46 लाख गणना प्रपत्रों में 4 करोड़ 80 लाख प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं, जो तय समय में के 7 दिन पहले 88% उपलब्ध है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO और ERO को सम्मानित भी किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां DCP क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देश पर राजधानी में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई हुई है। CIO टीम ने मुलीपुरा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाली महिला रामेश्वरी सांसी को यहां गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से स्मैक 50.17 ग्राम बरामद किया गया है। 61,160 स्मैक की विक्रय राशि भी बरामद की गई है। CIO में तैनात पुलिस निरीक्षक रतन सिंह कविया के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। प्रकरण में मुलजिमा से स्मैक के स्रोतों की जानकारी को लेकर अनुसंधान लगातार जारी है और साथ ही अन्य आरोपी नरेंद्र सांसी के संबंध में भी जांच जारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां स्मैक पर बड़ा प्रहार हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला अस्पताल में महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी ने हालात गंभीर कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम पटेल स्वयं गर्भवती होने के कारण पहले से ही अवकाश पर है, जबकि दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टर मीना नामदेव 25 से 30 नवंबर तक छुट्टी पर है। ऐसे में लेबर रूम और महिला वार्ड में स्टाफ पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। सुरक्षित प्रसव सुविधाएं प्रभावित होने से कई प्रसूता महिलाओं के परिजनों ने आक्रोश भी व्यक्त किया है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की यह कमी पहले से ही चिंता का विषय थी, लेकिन वर्तमान स्थिति और अधिक चिंताजनक हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माना कि व्यवस्था प्रभावित हुई है और कहा कि जल्द ही वैकल्पिक समाधान और अतिरिक्त व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि मरीजों को राहत मिल सके। एक डॉक्टर मीना पटेल हैं, वो पहले ऑलरेडी प्रसूत अवकाश में है और दूसरी डॉक्टर नामदेव मैडम है, वो 25 से 30 नवंबर तक की यल लिया है उनने। हमारे यहाँ व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है। DRP विशेषज्ञ हैं, उसमें अपन जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सेवाएं ली जा रही हैं और हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। 108 एम्बुलेंस हमारी खुद हॉस्पिटल। जयपुर RTO प्रथम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ATS सेंटर में लगातार गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। भरी हुई गाड़ी की फिटनेस जारी होने का मामला सामने आया है। MVI ने पकड़ी तो बिना फिटनेस की गाड़ी मिली। सिर्फ आधे घंटे में ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। जयपुर स्थित एक ATS सेंटर ने फिटनेस जारी किया और परिवहन मुख्यालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया। मामले को रफा दफा करने का भी दबाव यहां पर बनाया गया है। RTO के निर्देश पर गाड़ी को सीज कर दिया गया है। अब कल होगी जांच, बिना खाली कराए कैसे जारी हुई फिटनेस। लगातार शिकायतों के बावजूद परिवहन मुख्यालय की चुप्पी बरकरार है। बूंदी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निष्पक्षदान समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने की। बैठक में जिले के राज्य स्तरीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय परिसरों से अतिक्रमण हटाने और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। ADM मीणा ने SDRF नॉर्म्स के तहत संचालित सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता और तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शिक्षक ऐप के जरिए मौखिक पठन, विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति और स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्यों को नियमित रूप से लागू करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में ब्लॉकवार शैक्षिक स्तर की समीक्षा कर बूंदी को अग्रणी जिलों में शामिल करने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया है। झुंझुनू से खबर है, जहां विशेष ST न्यायालय ने महेश हत्याकांड में फैसला सुनाया है। बड़ा फैसला यहां पर न्यायालय ने सुनाया है। 4 आरोपी सुनीता, महिपाल, रहीश और ऋषभ को उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। सुनीता और महिपाल SC/ST एक्ट की धारा 3(2)
VA में दोषी करार माए गए हैं। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया गया है। अन्य धाराओं में भी अतिरिक्त सजा, सभी दंड एक साथ चलेंगे। बहुचर्चित मर्डर केस जो टोड़ा सही गांव का था, उसमें मृतक महेश, जिसने एक दलित परिवार में जन्म लेकर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, और जो ये एक्यूज हैं सुनीता, महिपाल, ये अवैध दारू का व्यापार करते थे। इस व्यापार को रोकने के लिए जब पुलिस इनके पूछताछ करने के लिए आई तो इनके बारे में सुमेरपुर तखतगढ़ क्षेत्र में गुरुवार रात मौसम ने अचानक करवट बदली और ठंडी हवाओं के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया है। तखतगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात 8:15 बजे के बाद रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो कुछ स्थानों पर 10 मिनट तक की तेज बरसात में बदल गई। तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा, जबकि कई घरों की छतों के पाइपों से पानी तेजी से उतरता दिखा। सुमेरपुर शहर में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि देर रात तक बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह बारिश रबी की फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। शेरगढ़ प्रशासन ने गुरुवार को अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिहादा और कर्णीसर गांव में संचालित 4 अवैध फैक्ट्रियों को जेसीबी की सहायता से जमींदोज कर दिया। टीम ने मौके पर मौजूद संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए फैक्ट्रियों में रखा भारी मात्रा में माल भी जब्त किया है। कार्रवाई का नेतृत्व उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा ने किया, जबकि तहसीलदार दिनेश चंद, NGT के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जगदीश चंद चौधरी और शेरगढ़ थाना प्रभारी बुधाराम सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। SDM ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कोटपुतली बांसूर इलाके में 2 गुटों के बीच एक दिन पहले हुई गैंगवार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वारदात की पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही है। फुटेज में दिखाया देता है कि बाइक पर जा रहे 3 युवकों को थार और स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने सड़क पर टक्कर मारकर गिराने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार एक युवक ने फायरिंग भी की, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। इसके तुरंत बाद कार सवार बदमाशों ने भी फायरिंग की और युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। युवक पास एक मकान में जाकर घुस गया। बदमाशों ने गुस्से में सड़क पर पड़ी बाइक में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें भी लगातार दी जा रही है। भिवाड़ी में थाना अधिकारी सचिन शर्मा की कमान संभालते ही पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और इसका पहला बड़ा असर बाइक चोरी के मामलों पर दिखाई दिया। थाना भिवाड़ी और CDT की टीम ने संयुक्त अभियान में ओम हॉस्पिटल अलवर बाईपास से चोरी हुई अपाचे बाइक के मुख्य आरोपी सुनील सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की अपाचे बाइक को बरामद किया है। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने यहां पर बरामद किया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देश, ASP अतुल साहू और CO कैलाश चौधरी की निगरानी में की गई है, जिसमें तकनीकी और पारंपरिक दोनों तरीकों से सफलता मिली है। लगातार दबिशों ने अपराधियों में खलबली मचा दी है और साफ संदेश दिया है कि भिवाड़ी में अब अपराध नहीं, सिर्फ कानून चलेगा।